हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 1 अप्रैल 2021 और आज के डेट में हम 1 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। साथ ही होली के कारण अभी पिछले 2 दिनों में वीडियो नहीं आया, तो उन 2 दिनों के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो भी इसी वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला अपडेट है, वर्ल्ड पियानो डे 2021 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 29 मार्च। विश्व पियानो दिवस 2021 29 मार्च को मनाया गया। तो हर साल ये मनाया जाता है विश्व पियानो दिवस, और 29 मार्च को ही नहीं मनाया जाता हर साल। याद रखिएगा कि जो साल का 88th डे होता है उस दिन मनाया जाता है विश्व पियानो दिवस। तो 2021 में जो 88th डे था ये पड़ा 29 मार्च को, इसलिए 29 मार्च को मनाया गया इस साल। यही दिन पिछले साल मनाया गया था 28 मार्च को, और अगले साल यानी 2022 में भी ये मनाया जाएगा 29 मार्च को। तो ये दिन मनाया क्यों जाता है? ये दिन मनाया जाता है पियानो के थ्रू जो कला होता है उसको प्रमोट करने के लिए, साथ ही पियानो को प्रमोट करने के लिए, पियानो जो भी सुनते हैं, जो भी पियानो बनाते हैं या पियानो में जो भी म्यूज़िक कंपोज करते हैं, इन सभी लोगों के कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो सबसे पहली बार इस दिन को मनाया गया था 2015 में। और इसमें ये याद रखिएगा कि साल का जो 88th डे होता है उस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। और 88th डे ही क्यों चुना गया? तो जो पियानो का फुल कीबोर्ड होता है उसमें 88 बटन्स होती हैं, 88 बटन होती हैं। इसी कारण से साल का 88th डे चुना गया इसको मनाने के लिए। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया एंड बांग्लादेश लॉन्चेस मिताली एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्टिंग ढाका एंड न्यू जलपाईगुड़ी। भारत और बांग्लादेश ने ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश दौरे पे गए थे और वहाँ पे दोनों ही देशों के बीच में कई सारे एग्रीमेंट्स पे हस्ताक्षर हुए हैं। साथ ही मोदी जी ने कुछ इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया, जैसे कि बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के गोल्डन जुबली का जो सेलिब्रेशन हुआ वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर थे नरेंद्र मोदी जी। उसके अलावा एक और इवेंट था मुजीब बरसो, जो कि बांग्लादेश के पहली प्रेसिडेंट यानी कि जो फादर ऑफ बांग्लादेश के नाम से जाने जाते हैं, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी। इनके वर्षगांठ के 100 साल पूरे हुए हैं के सेंटेनरी सेलिब्रेशन हुआ है, इसी कारण ये इवेंट रखा गया था। इसे भी अटेंड किया नरेंद्र मोदी जी ने। और ये नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं को 2020 का गांधी पीस प्राइज़ भी दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। उसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश हुए थे, जो संबंध स्थापित हुए थे, उसके 50 साल भी पूरे हुए हैं। इसको भी सेलिब्रेट कर रहा है भारत और बांग्लादेश। और मैंने आपको बताया था कि हर साल 6 दिसंबर को अब भारत और बांग्लादेश में 6 दिसंबर को मनाया जाएगा मैत्री दिवस। ओके, उसके अलावा दोनों ही देशों के बीच में 5 MOU साइन किए गए, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्रों पे। और वहीं पे डिसाइड किया गया कि बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और जो वेस्ट बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी है, तो इन दोनों के बीच में एक पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी जिसका नाम दिया गया है मिताली एक्सप्रेस। ट्रेन का नाम आपको याद रखना है। और इसके अलावा भारत सरकार ने वहाँ पे 1000 सुबोर्णो जयंती स्कॉलरशिप को भी अनाउंस किया है, जो कि बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो कि भारत में एजुकेशन परसू कर रहे हैं। बात करते हैं बांग्लादेश की, तो यहाँ की कैपिटल है ढाका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और करेंसी है टका। नेक्स्ट अपडेट है, योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड शहीद अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क इन गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पे एक नए जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया है, जो कि उत्तर प्रदेश का तीसरा जूलॉजिकल पार्क बना है। इसका नाम है शहीद अशफाक उल्ला खां जूलॉजिकल पार्क, और इसका नाम दिया गया है फ्रीडम फाइटर के ऊपर। ये थे शहीद अशफाक उल्ला खान जी, इन्हीं के नाम के ऊपर दिया गया है। और इसे ओपन किया गया है उस क्षेत्र में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। ओके, तो ये तीसरा जू है। इसके पहले जो 2 जू हैं, एक है कानपुर जूलॉजिकल पार्क और दूसरा है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। ओके, तो ये अब तीसरा जू खुल गया है। और ये जो जू है ये पूर्वांचल क्षेत्र का पहला जू है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा ये जो बनाया गया है इसका कंस्ट्रक्शन 4 सालों में पूरा हुआ है और इसमें बनाने की लागत आई है 260 करोड़ रुपए की। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और कैपिटल है लखनऊ।
नेक्स्ट अपडेट है महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर हैज़ बीन लॉन्च्ड एट खजुराहो इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में जो टूरिज्म और कल्चर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इंडिपेंडेंट चार्ज श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, इन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ मिलकर महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। और ये जो सेंटर है ये स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर में डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। ओके, और आप सभी को पता है कि जो खजुराहो है इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। और अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड हो गई है अभी ये खजुराहो के साथ। और जो सेंटर बनाया गया है ये पूरी तरह से मॉडर्नाइज है। यहाँ पे पूरी तरह से मॉडर्न ज़माने की एमिनिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो काफ़ी सिक्योर स्पेस प्रोवाइड करता है यहाँ पे। और इसे बनाया गया है ताकि जो भी बिजनेस की नीड्स है उसके लिए मीटिंग और कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जा सके। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, यहाँ की भी गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ की कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट अपडेट है सोमा मंडल हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ स्कोप। सोमा मंडल जी को स्कोप के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो सबसे पहले स्कोप देख लीजिए क्या है। स्कोप का मतलब होता है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। ओके, तो ये हैं सोमा मंडल जी। और ये जो सेल है यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है वहाँ की चेयरपर्सन है। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है इनका क्योंकि ये सेल की पहली महिला चेयरपर्सन बनी थी। ओके, याद रखिएगा, पहली महिला चेयरपर्सन बनी थी सेल की। और अभी हाल ही में इनको स्कोप के चेयरमैन के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। और इनका कार्यकाल होगा यहाँ पे 2 सालों का। इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से। इसके अलावा प्रदीप कुमार दास जी जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के, इन्हें स्कोप के वाइस चेयरमैन के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट अपडेट है एनडीबी हैज़ अप्रूव्ड $1 बिलियन लोन टू सपोर्ट कोविड-19 हेल्थ केयर वर्कर्स इन रशिया। एनडीबी ने रूस में कोविड-19 हेल्थ केयर श्रमिकों का समर्थन करने के लिए $1 बिलियन ऋण को मंजूरी दी है। तो एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक या जिसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अभी हाल ही में जो रशिया में हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कि कोविड-19 के टाइम में सबकी हेल्प कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके सपोर्ट के लिए $1 बिलियन के लोन को मंजूरी दी है। तो जो एनडीबी है या ब्रिक्स बैंक है, इसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ब्रिक्स के द्वारा स्थापित किया गया था ये बैंक, जो 5 कंट्रीज़ का ग्रुप है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ओके, इसका हेडक्वार्टर है चाइना के शंघाई में। प्रेसिडेंट हैं मार्कोस प्राडो ट्रोइजो और इसकी स्थापना की गई थी 2014 में। ओके, ब्रिक्स के द्वारा। नेक्स्ट अपडेट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड यूएनआई कार्बन कार्ड विथ एचपीसीएल। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एचपीसीएल के साथ यूएनआई कार्बन कार्ड लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर एक अलग ही तरह का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो कि एनपीसीआई के रुपए प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। और इसका यूज़ करके जो भी कार्ड होल्डर हैं अगर एचपीसीएल के रिटेल आउटलेट्स पे शॉपिंग करते हैं या कुछ ख़रीदारी करते हैं तो वहाँ पे उनको कैशबैक रिवॉर्ड मिल सकता है। उसके अलावा इसकी खास बात ये है कि इसका जो कार्ड लिमिट रखा गया है, ये जो भी कार्ड होल्डर है उनका जो ग्रॉस एनुअल इनकम होगा उसका 20% रखा गया है। इसके लिए भी मिनिमम लिमिट कम से कम 50,000 रखी गई है और इसकी अपर लिमिट कुछ भी नहीं रखी गई है। तो अपनी तरह का ये अलग ही तरह का भारत का पहला कार्ड है। तो इसकी स्थापना हुई थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 1919 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी और सीईओ हैं श्री राजकिरण राय जी और यहाँ की टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। नेक्स्ट अपडेट है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड डिलीवर्ड एमवी सिंधु पैसेंजर कम कार्गो वेसल टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन को एमवी सिंधु यात्री सह मालवाहक जहाज दिया है। तो आपको याद रखना है शिप का नाम एमवी सिंधु शिप का नाम है और किसने इसे बनाया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, और इसे दिया गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन को। और इसकी खासियत ये है कि ये पैसेंजर शिप भी है, साथ ही में ये कि ये कार्गो वेसल भी है। ओके, इसकी कैपेसिटी है 500 पैसेंजर व्हीकल्स को कैरी करने की। साथ ही इसकी जो स्पीड होगी ये 16 नॉट्स की होगी। तो भारत सरकार का एक एम है कि जो भी भारत के आइलैंड्स हैं उनको मेनलैंड से जोड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। इस कारण से नए नए शिप ऐड किए जा रहे हैं। तो ये जो शिप है ये भी इसी प्लान का ही एक हिस्सा है। तो एक्चुअली में 4 पैसेंजर वेसल जो हैं इनको ऑर्डर दिया गया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को। तो उन्हीं 4 में से एक ये है
MV सिंधु। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको बनाने के लिए 1400 करोड़ रुपए की लागत आई थी। और ये जो प्रोजेक्ट है पूरी तरह से मेक इन इंडिया होगा, यानी जो भी शिप्स हैं ये सब कुछ स्वदेशी निर्मित होंगी। बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं DK जोशी, कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की बात करते हैं तो यहाँ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मधु S नायर, और इसका हेडक्वार्टर है कोचीन में। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया एंड US नेवीज कंडक्टेड पासेक्स इन वे ऑफ बंगाल। भारत और अमेरिकी नौसेनाओं ने बंगाल की खाड़ी में पासेक्स का संचालन किया है। तो अभी हाल ही में जो भारत की नेवी है और USA की नेवी है, इन्होंने 2 दिन का पासेस एक्सरसाइज यानी शॉर्ट में जिसे पासेक्स कहा जाता है, इसका संचालन किया है। ये किया गया था बे ऑफ बंगाल में, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और पहली बार ऐसा हुआ कि इस पासेक्स एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स फाइटर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। दूसरी चीज़ ये कि इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किसने किया इंडियन नेवी की तरफ से, तो एक वॉरशिप थी शिवालिक, इसने पार्टिसिपेट किया, और एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है P8I, इसने पार्टिसिपेट किया। ये दो आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा एक्सरसाइज की ही बात चल रही है तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ कि फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज है ला पेराउस। ओके, ये होने वाली है अप्रैल 2021 में बे ऑफ बंगाल में। तो इंडियन नेवी इसमें भी पार्टिसिपेट करने वाली है, और ये पहली बार होगा जबकि भारत किसी फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा। इसके अलावा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA भी पार्टिसिपेट करेंगे, यानी जो क्वाड ग्रुप है इसके चारों कंट्रीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और भारत के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट अपडेट है 11th एडिशन ऑफ इंडो US जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2021 वॉज कंडक्टेड एट बकलोह इन हिमाचल प्रदेश। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2021 का 11वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे एक्सरसाइज का नाम है वज्र प्रहार के। भारत और USA की जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है ये। इसका 11th एडिशन था और कहाँ पे आयोजित किया गया था, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। तो भारत और USA की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, जो कि कराई गई थी एक्सरसाइज स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में, जो कि बकलोह में है। तो इस एक्सरसाइज को कराने का मेन एम ये था कि भारत और USA के बीच में जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनमें कोऑपरेशन बढ़ाना, दोनों ही के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाना, साथ ही दोनों देशों के जो अपनी तरीके के एक्सपीरियंस हैं वो आपस में शेयर किए जाएँ, जो भी अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस हैं उनको शेयर किया जा सके, ताकि दोनों देश मिलकर एक साथ काम कर सकें स्पेशल फोर्सेस के क्षेत्र में। नेक्स्ट अपडेट है थप्पड़ विन्स द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 66th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021। थप्पड़ ने 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। तभी हाल ही में 66वें फिल्म फेयर अवार्ड डिसाइड किए गए और डिक्लेयर भी किए गए, तो इसमें थप्पड़ ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। ओके, उसके अलावा कुछ और अवार्ड्स दिए गए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया ओम राउत को, जो कि था तानहाजी के लिए। उसके अलावा मेल में बेस्ट एक्टर बने इरफान खान अंग्रेजी मीडियम के लिए, और फीमेल में बेस्ट एक्टर बनी तापसी पन्नू थप्पड़ के लिए ही। और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स की बात करें तो ये दिया गया अमिताभ बच्चन जी को गुलाबो सिताबों के लिए। उसके अलावा इरफान खान जी को ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है महेंद्र गिरी बिकम्स द ओनली एशियन टू विन इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। महेंद्र गिरी अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र एशियाई बने। तो ये हैं महेंद्र गिरी जी, और हाल ही में इन्हें इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड दिया गया है। और इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया, तो जंगल में जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में कन्फ्लिक्ट होते हैं, तो इन्होंने काफ़ी एफर्ट किए कि वो जो कन्फ्लिक्ट है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए, और काफ़ी हद तक इन्होंने उन कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस भी कर दिया। तो इसी एफर्ट के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड का। और ये अवार्ड पाने वाले ये पहले एशियाई बन गए हैं, इसलिए नाम याद रखिएगा। तो ये जो अवार्ड है ये 10 प्रोफेशनल को दिया गया पूरे विश्व भर में, और जो अवार्ड है ये ICUN और WCPA के द्वारा दिया गया। ICUN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और WCPA है वर्ल्ड कमीशन ऑन द प्रोटेक्टेड एरियाज। नेक्स्ट अपडेट है सोनू सूद हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लीडरशिप अवार्ड 2021 बाई फोर्ब्स। सोनू सूद को फोर्ब्स द्वारा लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं सोनू सूद, और बॉलीवुड एक्टर हैं ये, और इस साल ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे। लॉकडाउन के टाइम में इन्होंने काफ़ी लोगों की हेल्प भी की थी पेंडेमिक के चलते, के ट्रांसपोर्टेशन, फूड, शेल्टर, हर चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करा के दी थी ज़रूरतमंदों को। तो इनके इसी नेक काम के लिए अभी हाल ही में फोर्ब्स इंडिया ने इनको 2021 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। ओके, नाम याद रखिएगा, सोनू सूद किसने दिया है, फोर्ब्स इंडिया ने लीडरशिप अवार्ड 2021। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया टॉप्ड मेडल टैली विथ 15 गोल्ड एट दिल्ली ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप।
दिल्ली ISSF शूटिंग विश्व कप में भारत 15 स्वर्ण के साथ पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा। तो आप सभी को पता है ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा था 2021 के लिए, और हाल ही में ये संपन्न हुआ है। ये टूर्नामेंट हुआ था 18 से लेकर 29 मार्च तक नई दिल्ली में, और भारत इस साल के टूर्नामेंट में सबसे ऊपर रहा पदक तालिका में। भारत ने टोटल यहाँ पे 15 गोल्ड मेडल जीते हैं। ओके, 15 गोल्ड मेडल के साथ ही साथ 9 सिल्वर भी जीते और 6 ब्रॉन्ज भी जीते। तो टोटल यहाँ पे भारत के 30 मेडल हो गए। उसके बाद दूसरे नंबर पे रहा यूएसए के पास टोटल थे 8 मेडल। ओके, 8 में से 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। उसके बाद तीसरे नंबर पे रहा इटली के पास टोटल 4 मेडल थे, जिसमें से 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज थे। तो भारत रहा पहले नंबर पे 15 गोल्ड के साथ। तो ये जो टूर्नामेंट है ये कराया गया था ISSF के द्वारा, जो कि ओलंपिक शूटिंग इवेंट्स कराते हैं, जैसे कि राइफल, पिस्टल या शॉटगन डिसिप्लिन में शूटिंग से रिलेटेड। और उसके अलावा ये जो ISSF है इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। यहाँ पे मेंबर्स हैं अभी 150। हेडक्वार्टर है इसका म्यूनिच जर्मनी में, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर लिसिन। इसके अलावा यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है जो 15 विनर्स रहे हैं भारत की तरफ से गोल्ड मेडल के, और कौन से इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है ये भी दिया गया हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बाद में आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है लुइस हैमिल्टन हैज़ वॉन द बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021। लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है। तो 2021 का जो फार्मूला 1 का वर्ल्ड चैम्पियनशिप है वो शुरू हो चुका है, और इस साल की पहली जो रेस थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 अभी हाल ही में हुई, और इसे जीत लिया है वर्ल्ड चैम्पियन लुइस हैमिल्टन ने। ओके, उसके बाद दूसरे नंबर पे रहे इस रेस पे मैक्स वर्स्टैपेन, और तीसरे नंबर पे रहे वोल्टेरी बोटास। और ये जो लुइस हैमिल्टन है ये ग्रेट ब्रिटेन के हैं ड्राइवर, और ये मर्सिडीज़ के लिए रेसिंग करते हैं। नेक्स्ट अपडेट है गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब हैव वॉन द आई लीग 2020-21 टाइटल। गोकुलम केरल FC ने आई लीग 2020-21 का खिताब जीता है। तो ये टूर्नामेंट का नाम है आई लीग 2020-21, और ये फुटबॉल का टूर्नामेंट था, और अभी हाल ही में गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब ने इस टूर्नामेंट को जीता है, और ये पहली बार हुआ है जबकि केरला के किसी क्लब ने इस टूर्नामेंट को जीता है। इन्होंने फाइनल में हराया था TRAU को 4-1 के स्कोर से। और ये जो टूर्नामेंट है ये एक प्रोफेशनल लीग है जो कि इंडियन मेंस एसोसिएशन फुटबॉल के क्लब इसे खेलते हैं। इसकी शुरुआत की गई थी, एक्चुअली में इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में, तब इसका नाम था नेशनल फुटबॉल लीग। ओके, उसके बाद 2007 में इसको चेंज करके आई लीग कर दिया गया था। तो ये माना जाता है कि इसकी शुरुआत 2007 से हुई थी। नेक्स्ट अपडेट है नेहा सिन्हा हैज़ ऑथर्ड द बुक वाइल्ड एंड विलफुल टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज़। नेहा सिन्हा ने वाइल्ड एंड विलफुल टेल ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज़ नामक किताब लिखी है। तो सबसे पहले तो आपको बुक का नाम याद रखना है, वाइल्ड एंड विलफुल टेल्स ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज़, और उसके बाद ऑथर का नाम याद रखना है, ऑथर का नाम है नेहा सिन्हा। और जो बुक है ये पब्लिश की गई हार्पर कोलिन्स के द्वारा। तो ये जो बुक है ये 15 निबंध का कलेक्शन है, जिसमें कि भारत के अलग अलग तरह के स्पीसीज़ यानी जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ हैं उनके ऊपर फोकस किया गया है। उसके अलावा ये जो ऑथर हैं नेहा सिन्हा जी, इन्होंने सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड भी जीता था 2017 में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है मैगी ओफेरल नोबल हैमनेट विंस द NBCC अवार्ड फॉर फिक्शन। मैगी ओफेरल के उपन्यास हैमनेट ने फिक्शन में NBCC पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पे ये जो हैमनेट है ये है नोबल का नाम, मैगी ओफेरल ये है ऑथर का नाम, और अवार्ड है NBCC। तो मैगी ओफेरल की नोबल हैमनेट को दिया गया है NBCC अवार्ड फिक्शन कैटेगरी में, याद रखिएगा। तो ये जो NBCC है इसका पूरा नाम होता है नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल, और ये जो अवार्ड है ये 2020 के लिए दिया गया है। तो हर साल ये अवार्ड दिया जाता है जो भी USA में लिटरेचर पब्लिश होते हैं उनको, और ये जो अवार्ड है ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, क्रिटिसिज्म, फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड पोइट्री। तो ये जो अवार्ड था हैमनेट का ये दिया गया है फिक्शन में। उसके अलावा जो दूसरे अवार्ड थे नॉन फिक्शन में टॉम जोलेनर की आइलैंड ऑन फायर को दिया गया, बायोग्राफी में एमी स्टैनली की स्ट्रेंजर्स इन द शॉटगन्स सिटी को दिया गया, ऑटोबायोग्राफी में कैथी पार्क होंग्स के माइनर फीलिंग्स को दिया गया, पोइट्री में फ्रांसिन जे हैरिस के हेयर इज़ द स्वीट हैंड को दिया गया, और क्रिटिसिज्म में निकोल आर फ्लीटवुड्स के मार्किंग टाइम को ये अवार्ड दिया गया। तो ये आपको 6 कैटेगरीज में नाम याद रखने हैं।
ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन आपको मिलती है, इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।